बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग को और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं। उन तमाम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक और शेयर करें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि व्हाट एंटिटीज और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और द ऑर्गेनाइजेशंस यूजेस द कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने पिछली क्लास के अंदर कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी एंटिटीज जो हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करती हैं। जो सबसे पहले हम लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं वो उनको हम लोग फॉर प्रॉफिट सर्विसेज बिजनेस कहते हैं। सर्विसेज बिजनेस होते हैं और वो फॉर प्रॉफिट पर्पसेस काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज कर रही होती हैं बिकॉज दे हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर सर्विस। दैट्स व्हाई दे नीड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है और वो सर्विसेज बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, उनमें कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज बिजनेस कहते हैं और उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, जैसे आपके पास जो डॉक्टर्स हैं, जब आप उनके प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर जाते हैं तो वो अपनी सर्विसेज आपको प्रॉफिट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो आपसे फी चार्ज करते हैं और फी के बदले में आपको प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं या फिर आपको मेडिसिन्स देते हैं। इसके बाद हम लॉयर्स की बात कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन सर्विसेज के बदले में आप उनको पे करते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं और वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे फी चार्ज कर रही होती हैं और आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रही होती हैं। उन फी में से, उन रेवेन्यूज में से जब हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो वो उनका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें और उस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें या उस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर अपनी प्राइस को कैलकुलेट कर सकें या उन कॉस्ट की बेसिस के ऊपर वो अपने मुख्तलिफ डिसीजंस कर सकें। फिर उसके बाद दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो नॉन प्रॉफिट सर्विसेज एजेंसीज होती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है लेकिन वो लोगों को सर्व कर रही होती हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग नॉन प्रॉफिट सर्विसेज एजेंसीज या नॉन प्रॉफिट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं कि वो आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो विदाउट प्रॉफिट जो है वो पब्लिक को सर्व कर रहे होते हैं और वो जो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो उनकी ना तो कोई प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं और अगर वो कर भी रहे होते हैं तो बड़ी नॉमिनल सी प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं और इस लिहाज से वो भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन को और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। उनका मकसद कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करना ये होता है कि वो ये देख पाए कि उनकी पर पेशेंट कॉस्ट क्या आ रही है सो दैट वो गवर्नमेंट से फंडिंग हासिल कर सके और वो ये देख सके कि अगले साल के लिए या अगले पीरियड्स के लिए उनको कितने सरमाए की जरूरत होगी, कितनी फंडिंग की जरूरत होगी। इस चीज को प्लान करने के लिए, बजट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी होगी। इसलिए वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करेंगे और उस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने फ्यूचर के लिए और अपनी कॉस्ट एक्यूमुलेशन और कॉस्ट असेसमेंट करेंगे अपने पर सर्विस की और उस लिहाज से वो अपनी प्लानिंग और बजटिंग और फोरकास्टिंग कर सकेंगे। फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो होती हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि रॉ मटेरियल खरीदती हैं और उनको कन्वर्ट करती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। सो द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड
finished products and then sell them to the market that are called manufacturers. अब यहाँ पे physical goods की involvement आ जाती है. ऐसी organization जो कि products को बना रही होती हैं, ऐसी organization को हम manufacturers कहते हैं. तो cost information manufacturers को इसलिए जरूरी होती है ताकि उनको मालूम पड़ सके कि उनकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ रही है. उस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है उसका डिसीजन कर सकें. फिर उस कॉस्ट की बेसिस के ऊपर वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें, वो अपनी फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकें, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. उनकी कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है तो उसको कैसे कम करना है वो उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकें. इन तमाम चीजों के लिए उनको कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड दैट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग. सो मैन्युफैक्चरर्स आल्सो यूज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन. अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स की एग्जांपल्स की बात करूं, जो फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि पंखे बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर्स में आ जाते हैं. जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, जो प्लास्टिक की जो कुर्सियां बना रहे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स में आ जाते हैं. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है जिसमें वो मकान बना के बेच रहे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स में आ जाते हैं. फिर चौथे नंबर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम मर्चेंडाइजर्स और रिटेलर्स बोलते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्चेंडाइजर्स और रिटेलर्स इज दैट दे परचेज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट्स एंड सेल देम टू द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. एग्जांपल्स में देखें तो आपके पास यहाँ पे इम्तियाज स्टोर है, तो इम्तियाज स्टोर इज द बेसिकली रिटेल स्टोर. वो रिटेलर्स हैं, वो मार्केट से बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं. इसके अलावा आपके जो छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे आप समझ लें कि आपके पास कोई कपड़े की दुकान वाला है तो वो कपड़ा मार्केट से खरीद के लाता है और उसको सेल कर देता है. इसके अलावा गारमेंट का जो भी दुकानदार है तो वो गारमेंट बाजार से खरीद के लाता है और कस्टमर्स को बेच देता है. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको हम लोग मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस या मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस कहते हैं, या रिटेलिंग बिजनेसेस कहते हैं, या रिटेलर्स बोलते हैं. इस तरह के लोगों को भी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत होती है, बिकॉज दे हैव टू असेस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट जो वो बेच रहे होते हैं. अगर उनको कॉस्ट मालूम होगी तो वो अपना मार्जिन सेट कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट को कितने में बेचेंगे और उसके ऊपर फिर उनका कितना प्रॉफिट आएगा. वो इस चीज की कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब उनके पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, एंड दैट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो यूज्ड बाय मर्चेंडाइजर्स एंड रिटेलर्स. और आखिरी किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन को और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करती हैं, दे आर होलसेलर्स. होलसेलर्स में बेवरेजेस हैं जैसे कोक है, जैसे पेप्सी है, या फिर नेस्ले है. तो ये बेसिकली इनकी एजेंसीज जो होती हैं वो लोग खरीदते हैं और वो बाद में दुकानदारों को बल्क में चीजें बेचते हैं. तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो होलसेलर्स कहलाते हैं. वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को चीजें नहीं बेचते बल्कि रिटेलर्स को चीजें बेच रहे होते हैं. तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इस तरह के और जो बिजनेसेस होते हैं उनको होलसेल बिजनेसेस बोलते हैं या होलसेलर्स बोलते हैं. और होलसेलर्स को भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो ये देख सके कि उनके कॉस्ट कितनी है और उनके ऊपर उन्होंने कितना मार्जिन रख के चीजों को सेल करना है. तो आप जब ये समझ लें कि ये दोनों लोग जो हैं, होलसेलर भी और मर्चेंडाइजर्स भी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और आगे जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं. ये लोग होलसेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को सेल कर रहे होते हैं और रिटेलर्स जो होते हैं वो आगे कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होते हैं. इसलिए दोनों को कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बिकॉज दे हैव टू नो व्हाट इज देयर परचेजिंग कॉस्ट एंड व्हाट मार्जिन they will charge on that cost and what will be their price.